अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे आज के मेहमान साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर मंदखेल, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। रमज़ान का सबको मुबारक हो। मुबारक महीना शुरू हो चुका है और ये वो महीना है जिसमें हमारे ज़ाती रवैये भी बदल जाते हैं और पाकिस्तान की सियासत में भी बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं। अब देखना ये है कि माह रमज़ान में हम कितना बर्दाश्त का मुज़ाहरा करते हैं बतौर एक आम इंसान और बतौर हुक्मरान और बतौर अपोजिशन के सियासी जमातों के। सबसे पहले तो तैमूर झगड़ा साहब, आप सब मेहमानों को भी बहुत मुबारक हो रमज़ान। आपकी तरफ आएंगे झगड़ा साहब। सबसे पहले तो बड़ी खबर आपके हवाले से बड़ी चलती रही है कि आपका और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान कोई इख्तलाफात हुए, कोई पैसों के मामले का झगड़ा था। ये क्या सिलसिला था? आपने तो बज़ाहिर इसकी तरदीद भी की, मगर ये खबर चली थी किसी आम रोज़नामे में नहीं, एक पाकिस्तान के एक बड़े जाने पहचाने उर्दू रोज़नामे में। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, अगर वो भेज दें तो मैं ये भी देख लूँगा कि चाहे उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है या नहीं। हैरत की बात ये थी कि ये सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज के बेसिस पे चला था। एक व्हाट्सएप मैसेज पे मेरी पुरानी तस्वीर लगाई गई थी और उसके साथ नीचे ये सारा किस्सा जो है वो लिखा गया था। तो व्हाट्सएप पे तो वायरल समझ होना जो है वो समझ आता है और आपको पता है कि ये मैसेजेस कैसे वायरल होते हैं, लेकिन अखबारों का जो है वो ये पिक करना नहीं समझ आता। फॉर द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, मेरे से वजारत के लिए किसी ने कोई 1 रुपए नहीं मांगा। कोई ऐसा झगड़ा आप कह रहे हैं, मगर अली अमीन गंडापुर साहब ने भी एक सवाल के जवाब में ये कहा है कि जो वज़ीर ख़ज़ाना है कोई मकामी नहीं बल्कि कोई माहिर शख्स होना चाहिए। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं आपकी महारत के हवाले से राय दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, आई थिंक ये अभी इंटरनल मामले, इनको आगे जाने दें। अली खान जो है वो चीफ मिनिस्टर है, ही हैज द राइट टू अपॉइंट हुएवर ही लाइक्स। बारे ये जो पैसों का मामला था, आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि आप तो बड़ा तजर्बा भी आपका था वज़ारत ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा पे। आपकी जगह कौन आ रहा है? नहीं, मैंने आपको जो है वो कह दिया ना। मेरे ख्याल में इस पे मजीद बात करना ही जो है वो मुनासिब नहीं है। एक टीम है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, मेरी अपनी गवर्नमेंट है, उसको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। मुज़म्मिल असलम जो आ रहे हैं वो मेरा दोस्त है कराची से, जो शौकत साहब के स्पोक्स पर्सन थे। बात खत्म हो गई। ठीक है। अच्छा झगड़ा साहब, आपके पार्टी की तरफ से, बानी पीटीआई की तरफ से आईएमएफ को एक ख़त लिखा गया था और कहा गया था कि पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको मद्देनज़र रख के पाकिस्तान के साथ मामलात को आगे बढ़ाया जाए। मगर उस ख़त के ऊपर तो आईएमएफ ने आपको साफ जवाब दे दिया है। तो आप नहीं समझते कि ख़त इंतहाई गैर ज़रूरी था और उससे न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की बल्कि ख़ुद पीटीआई को भी सुबकी हुई? नहीं मती साहब, आप खुद, मैं आपको फॉलो करता हूँ और हालांकि आपके हमारे कुछ लोगों के साथ जो है वो कभी कभी जो है वो मेरे ख्याल में टेंस गुफ्तगू भी होती है। जो बात मुझे आपके बारे में पसंद है वो ये है कि बाज इशूज पे आप प्रिंसिपल स्टैंड्स लेते हैं। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल सिंपली ये है कि जो इलेक्शंस में हुआ है वो किसी को भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए अगर वो अपने आप को एक पाकिस्तानी सिटीजन कहता है। और जो फ्रॉड इलेक्शन के रिजल्ट्स में हुआ है, रिगिंग भी जो है वो खास नहीं हुई, जो फ्रॉड हुआ है फॉर्म 45, फॉर्म 47 का जो सिलसिला है जो अभी सामने भी आ रहा है और जो टीवी चैनल्स को शायद उस तरीके से प्रोजेक्ट करने भी नहीं दिया जा रहा जिस तरीके से उनको करना चाहिए। ये कम से कम मैं 88 से सारे इलेक्शंस देख रहा हूं। ऑब्वियसली हमारा कोई इलेक्शन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जिस स्केल पे ये हुआ है ये ना हमने कभी पहले देखा है और अल्लाह ना करे कि ना दोबारा देखे, क्योंकि इससे सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के स्टेट पे कम हो सकती है। मंदखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो काबीना का हिस्सा नहीं बनी, मगर आप हुक्मरान इत्तेहाद का एक हिस्सा है।
अब वजारत ख़जाना तैमूर झगड़ा साहब को तो नहीं मिली खैबर पख्तूनख्वा में, मगर वजारत ख़जाना आपके जो रवायती इत्तेहादी हैं और इसहाक डार साहब, उनको भी नहीं मिली। तो आपके ख्याल में ये वजारत ख़जाना का ना मिलना इसहाक डार साहब को और आपके इत्तेहादी जमात को, तो इसका क्या मतलब लिया जा सकता है? क्या किसी को या नून लीग को या हुक्मरान इत्तेहाद को इसहाक डार साहब पे एतमाद नहीं? मेरे ख्याल में आपको झगड़ा साहब वाले केस को और इसहाक डार साहब वाले केस को ना मिला है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। झगड़ा साहब अच्छे आदमी है, उसके ना करते हुए बहुत कुछ कह दिया। तो बहरहाल उनकी मर्जी उसकी पार्टी का कि उनका जो साबिक वजीर खजाना के बजाय कराची से किसी बंदे को पख्तूनख्वा का वजीर खजाना बना दिया, उनकी मर्जी, ये पार्टी का मामला है। बाकी जो इसहाक डार साहब के हवाले से पीपल्स पार्टी के कोई, जब पीपल्स पार्टी ने फ्री हैंड दे दिया मुस्लिम लीग नून को कि आप काबीना बना ले, आप अपने मर्जी को बना ले, तो फिर हम क्यों कहेंगे फलां को नहीं बनाओ फलां को बनाओ। और उसका मेरे ख्याल में उसका मिसाल ये है कि 16 महीने या उससे कम अरसा में जो रहे मिर्जा इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब, उनकी आपस की पार्टी के अंदर भी बहुत सारे सवालात एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर दिए, तो शायद वजह उसकी यही थी। और फिर मैं कहता हूँ इससे भी ज्यादा बेहतर है जो जिस शख्सियत को उन्होंने मुशीर खजाना बना है, वो HBL से 3 करोड़ रुपए वो तनख्वाह ले रहे थे, तो 3 करोड़ छोड़ के और वो शख्स अगर इस सीट पे आया, तो मैं कहता हूँ ये तो एक खुशाइन बात है, खुशाइन बात है। और खुशाइन बात इस सूरत पे भी है कि एक शख्स की कुर्बानी का आप अंदाजा यहाँ से लगा ले कि वो 3 करोड़ की नौकरी है, 3 करोड़ रुपए आपके नज़दीक बहुत बड़ी रकम होगी और शायद ये बहुत बड़ी कुर्बानी है मोहम्मद याकूब साहब की कि वो उन्होंने वजारत खाना एक्सेप्ट की। मगर आप नहीं समझते कि जब लोगों से वोट मांग के आप मुंतखब होते हैं तो फिर ख़जाना का इशू और मईशत का इशू, लोगों की गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई का इशू, क्या इन तमाम इश्यूज़ के होते हुए एक मुंतखब वोट लेने वाले बंदे को वज़ीर ख़जाना नहीं होना चाहिए, बजाय इसके कि एक टेक्नोक्रेट को ले आएँ जिसको लोगों से उसकी गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी से कोई गर्ज नहीं, ना ही उन्होंने कभी उनसे वोट मांगने जाना है? देखिए, ये सारी डायरेक्शन तो हुकूमत की होगी, लेकिन क्या अब अगर मैं वकील हूँ और मुझसे आप ये कहें कि आप ऑपरेशन कर दें, तो मैं तो नहीं कर सकूंगा। तो हर आदमी अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है और जरूरी नहीं कि सियासतदान हर फील्ड में एक्सपर्ट हो। और हुकूमत मौजूदा टिकट क्यों नहीं देती, ऐसे एक्सपर्ट लोगों को टिकट क्यों नहीं देती पार्टी? नहीं, वो क्यों का सवाल तो अलग से आ जाता है, और कोई जीता भी है कोई हारता भी है, वो भी एक ऑप्शन होता है। लेकिन सवाल ये कि एक हुक्मरान पार्टी है, उन्होंने समझा होगा कि उनके अंदर कोई ऐसा बंदा से बेहतर जो है ना वो एक बैंकर है, तो उसको उसी ने बनाया, मेरे ख्याल में कोई अर्ज नहीं है। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी तो मुदाखलत इस वजह से भी नहीं कर रही है कि जब 16 माह की हुकूमत बनाए थे उस वक्त भी हम एक दूसरे के ऊपर एतराज करते थे, और फिर जो उस मेरे ख्याल में उस एतराज को खत्म करने के लिए ये ज्यादा बेहतरीन पोजीशन है पीपल्स पार्टी के कि भाई आप ही बना लो, ताकि अच्छे की भी जिम्मेदार आप हो, बुरे की भी जिम्मेदार आप हो। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। और अगर नून लीग गो कि अभी तक जोर लगा रही है कि पीपल्स पार्टी काबीना में आ जाए, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने शायद 16 महीने की हुकूमत का तजर्बे को देख के और उनको ये कहा है कि आप फुल फ्लैज आप अपने लोगों को बना ले, ताकि कोई ऐसा ना हो एक बंदा हम दे दे और पता चला उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो फिर वो सारा मलबा हम पे गिरेगा। तो मेरे ख्याल में बेहतर पोजीशन है ये। बहरहाल आपके लिए तो बेहतर पोजीशन है, आप मलबे से बच रहे हैं, काबीना का हिस्सा भी नहीं, लेकिन एक गैर मुंतखब वजीर खजाना का दिफा भी कर रहे हैं। मलबा क्यों कह रहे हो कि अगर हुकूमत अच्छे करे, कामयाबी कर ले, तब भी उनके खाते में जाएगी, ये भी तो आप देख लेना। नहीं तो आपके ख्याल में आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी अगर शहबाज शरीफ हुकूमत डिलीवर ना कर सके? तो आएगी जिम्मेदारी, लेकिन आप कह रहे हैं कि मलबा गिर देख के अगर हुकूमत अच्छे स्टेप उठा ले तो वो नीचे भी उनके खाते में जाएगी। चलें, आप ये भी तो सोचें। मैं तैमूर जाकिर साहब क्विकली मैं आपकी राय भी इसी सवाल पे लेना चाहूंगा कि क्या एक मुंतखब आदमी को वजीर खजाना नहीं होना चाहिए? देखिए, आइडियली तो होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ना होने में भी प्रिंसिपल कोई इशू नहीं है, हमें अच्छे टेक्नोक्रेट्स की भी जरूरत है। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि औरंगजेब साहब, आपने एक्चुअली नाम शायद गलत लिया, कि वो उनकी जो सीवी है, CEO ऑफ HBA, वो तो एक इम्प्रेसिव सी। लेकिन जो मेरे ख्याल में मती साहब ये सबसे बड़ा सवाल उठाता है, वो तो ये उठाता है कि इसहाक डार तो पोस्टर बॉय थे। इसहाक डार तो आए थे
पूरे PMLN की थिंकिंग, मैनिफेस्टो, सब कुछ इंप्लीमेंट करने मिफ्ता इस्माइल को खास हटाया गया था इसहाक डार को लाने के लिए। तो जो PMLN के सारे मंशूर या सारे नजरिए पे जो ये सवालिया निशान उठाता है कि इसहाक डार को जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री एज जो है वो कंपनसेशन दी गई है, लेकिन जो जिस चीज के वो पोस्टर बॉय थे उससे वो हटा दिया गया था। ये तो PMLN की अपने गवर्नमेंट की फेलियर की इससे बड़ी एडमिशन हो नहीं सकती थी। जी साकिब बशीर साहब, आप क्या कहेंगे? काबीना तो बन गई है और इसमें हम एक नया वज़ीर ख़ज़ाना देख रहे हैं, और हर बार हम ये देखते रहे कि वज़ीर ख़ज़ाना चाहे एक जमात के हों चाहे दूसरी जमात के हों, वो ज़्यादातर टेक्नोक्रेट्स ही होते हैं और मुंतखब लोग नहीं होते। तो इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? इसहाक डार साहब आपके नज़दीक क्यों नहीं बन सके वज़ीर ख़ज़ाना? वो झगड़ा साहब जिस तरह कह रहे थे कि इसहाक डार जब लंदन से चले थे तो यहाँ पहुँचे थे, तो उन्होंने यहाँ पहुँच के अगले दिन मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मेरे अभी मैं हवा में था तो $10 जो है वो नीचे आ गया। तो वो बुनियादी तौर पर तो वो एक फेस तो थे वजारत ख़ज़ाना के लिहाज से इसहाक डार साहब। तो इतलात बहरहाल ऐसी हैं, कोई IMF के हवाले से भी कुछ चीज़ें थी। फिर PDM गवर्नमेंट में जब IMF प्रोग्राम पे बात चल रही थी तो शहबाज शरीफ जो है उनको जाके बात करना पड़ी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसकी वजह से अब उनको वजारत ख़ज़ाना नहीं दी गई और वजारत ख़ारजा पे अब उन तजर्बाती बुनियादों पर उनको वो नहीं वजारत ख़ारजा की भी मैं ये समझता हूँ बड़ी अहमियत है। और मैं वक्फे के बाद मंदोखेल साहब को भी शामिल करना चाहूँगा कि जो SIFC है, स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके लिए इकनॉमिक डिप्लोमेसी का एक टास्क बज़ाहिर इसहाक डार साहब को दिया जाएगा कि वो बाहर से इन्वेस्टमेंट बतौर वज़ीर ख़ारजा इकनॉमिक डिप्लोमेसी करते हुए इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ। ये एक तजर्बा है, डेफिनेटली आप ठीक बात कर रहे हैं, मगर इसमें कोई शक नहीं कि आने वाला दौर जो है वो डिप्लोमेसी से ज़्यादा वज़ारत ख़ारजा का जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो इन्वेस्टमेंट लाना होगा और इकनॉमिक डिप्लोमेसी होगा। और इसहाक डार साहब को अब इस इम्तिहान से भी गुजरना होगा। देखते हैं किस हद तक इसहाक डार साहब इन्वेस्टमेंट लाते हैं, और फिर ऑब्वियसली IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं उसमें भी इकनॉमिक डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा रोल होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद चंद दूसरे अहम मामलात जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आसिफ जरदारी साहब ऐवान सदर में बैठ कर किस पर भारी होंगे। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंदोखेल अब्दुल कादिर मंदोखेल और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। मंदोखेल साहब, आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में आपके ख़्याल में उनके क्या ऐसे अख्तियारात होंगे आइनी और कानूनी तौर पे कि जिससे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वोटर हैं या पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनकी मुश्किलात में कमी कर सकेंगे? गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी के जैसे जो मुश्किलात हैं, और ख़ास तौर पे सिंध में जो गुर्बत है उसको वो बतौर सदर कैसे दूर कर सकेंगे? उनके पास अख्तियार क्या होगा? आप तो वकील भी है, थोड़ा सा वजाहत कर देंगे इस बारे में? देखिए, सदर साहब के पास आप बज़ाहिर अगर आईनी तरीके से देख ले तो वो इख्तियारात नहीं है जो एक वज़ीर आज़म या काबीना के पास होती है। लेकिन आपको आसिफ अली जरदारी साहब का पिछले दौर याद रखें। मैं पिछले गवर्नमेंट में जो 5 साल आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान रहे, सबसे पहला कारनामा तो इनका ये है कि उसने अपनी पूरा सदारती जो 58(2)B के इख्तियारात थे वो सारे के सारे पार्लियामेंट को दे दिया। उसके बाद अगर एज ए पश्तून में और झगड़ा साहब कर ले तो हमें पाकिस्तान में पहली मरतबा 64 साल बाद तारीख में पहला नाम दिया है पख्तूनख्वा के नाम से। और उसके बाद अगर आप बलूचिस्तान का देख ले तो बलूचिस्तान पैकेज के हवाले से इससे बड़ा कारनामा है। और उसके बाद CPEC जिसकी बुनियाद आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने 9 दौरे चाइना का करके इस्टेब्लिश की है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि छोटो सूबों के ऊपर हयात एहसान रहेगा आसिफ अली जरदारी साहब का। और जहां तक आप इख्तियारात की बात कर रहे थे तो उस वक्त इख्तियारात नहीं भी थे तो ये सारे काम कराया है। और यकीनन वो एक मुफाहमत का बादशाह कहते हैं और आप कहते हैं बारी। हमेशा जब जाली ये नारे लगाते थे कि एक जरदारी सब पर बारी, तो ये मना करते थे, बोलो नहीं ये नहीं बोला करो, ये बोला करो एक जरदारी सबसे आई थी। तो
तो यकीनन वो सबसे यारी रखना चाहते हैं। और इसमें मैं ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे, और जो भी मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं, या आजकल मौलाना साहब नाराज है तो इंशाअल्लाह जल्द मौलाना साहब भी आ जाएंगे, और वो पार्टी काबीना का, और बड़ी उम्मीद है। बहरहाल मंदोखेल साहब, आपकी जो पार्टी है और आपके जो सदर आसिफ अली जरदारी हैं, बल्कि हम सब के जो सदर हैं, वो IMF के साथ मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे, और वो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ के नातवा कंधों पे डाली जाएगी। देखिए, यकीनन एडवाइस तो कर सकते हैं ना, एक होता है कि शमूलियत करना, एक होता है उसको हिदायत देना। एक एडवाइस के तौर पे तो यकीनन मुस्लिम लीग नून भी मशावरत करेगी, और जो जरदारी साहब अपने तौर पे कर सकते हैं, जैसे माजी के आपको मैंने गिनवाया चंद जो इकदाम है, तो मैं समझ रहा हूँ वो भी सारे इन्हें एक एडवाइस की थी। तो मैं समझ रहा हूँ कि एडवाइस जरूर रहेगी आसिफ अली जरदारी साहब का, और इनसे बेहतर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को सपोर्ट मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है। झगड़ा साहब, ये जो वज़रा की फहरिस्त है, इसमें हम देख रहे हैं कि वजारत दाखिला भी बज़ाहिर नून लीग के जो रवायती या अलामत थे, लीडरान थे, उनको नहीं मिली। वजारत ख़ारजा भी दूसरी जो है अपना वजारत ख़ारजा और वजारत ख़जाना जो है, वो भी जो है नून लीग के जो रवायती निशान थे उनको नहीं मिली। अब एक नवाज शरीफ साहब एक निशान है नून लीग के असम्बली में, अगर उनकी सीट का भी मसला बन गया तो फिर ये बुनियादी तौर पे हुकूमत किसकी होगी? शहबाज शरीफ साहब की तो होगी, लेकिन आपके ख्याल में ये अहम बात नहीं है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब का वजारत दाखिला के लिए जो ज़राए कह रहे हैं नाम जाना, क्योंकि वज़रा की फहरिस्त में तो वो शामिल है? मेरे ख्याल में ये सारी जो है वो अहम बातें जैसे आपने कहा, और जब आप ये साथ कॉन्टेक्स्ट मिला दें कि जो नवाज शरीफ के फॉर्म 45 नजर आए, मतलब मेरे ख्याल में तो इसके बाद नवाज शरीफ को खुद हार मान के वापस लंदन चले जाना चाहिए था। अगर उनको इसीलिए बुलाया था कि धांधली के बाद भी उनको 70 सीटें मिले और फिर उनकी सीट के हालात एक्सपोज हों, जिस तरीके से उनको 1 लाख वोट दिए गए, तो माजरत के साथ वो वही सिलसिला जो है वो फिर सदर के इलेक्शन पे भी एक बहुत संगीन क्वेश्चन मार्क उठाता है। और फिर जो काबीना की तश्कील है जिसमें पंजाब के वजीर आला ये मोहसिन नकवी या फिर आहद चीमा साहब को जो है वो काबीना में डाला गया, ये तो साफ रिवॉर्ड फॉर सर्विसेज लगता है। इसके बाद काकड़ साहब को भी एक मिनिस्ट्री दे दे या सेनेट चेयरमैनशिप दे दे, ताकि कोई शक रह ही ना जाए ना, पूरी दुनिया देख ले कि क्या हो रहा है। मेरी तो यही तजवीज होगी, आगे ये कर ले कि पाकिस्तान के लोगों को मजाक और भी पता चल जाए जो उनके एक्सपेंस पे हो रहा है। बहरहाल ये उस्मान बुज़दार के पंजाब के वज़ीर आला बनने से भी बड़ा मजाक होगा। ये तो उससे बड़ा मजाक है। उस्मान बुज़दार पे तो आप तनकीद जो है वो कर सकते हैं, लेकिन जो वोट एक तरफ और जो है रिजल्ट दूसरी तरफ, ये अभी एक बिल्कुल अनोखा मामला है। मती साहब, मैंने जेन्युइनली कभी ये नहीं देखा। हम जब इलेक्शन रिजल्ट लेते थे तो लड़ाइयां इस पे होती थी कि पोलिंग स्टेशन पे रिजल्ट लेने तक कोई धांधली ना हो। मैंने अभी देखा है कि इलेक्शन लॉज तकरीबन कवर तो करता है, लेकिन डायरेक्टली ये कवर ही नहीं करता, ये तस्वुर ही नहीं करता कि जब फॉर्म 45 या उससे पहले मेरे ख्याल में फॉर्म 14 होता था कि वो भर जाएगा, उसके बाद जो चाहे वो मनपसंद नंबर उस पर लिख देगा। ठीक। अच्छा साकिब बशीर साहब, ये कहा जा रहा है कि खसूसी नशिस्तें जो हुक्मरान इत्तेहाद को दी गई हैं, उसके बाद अब 2/3 अक्सरियत हुक्मरान इत्तेहाद के पास आ गई है, और ये ख़बरें गर्म हैं कि शायद 18वीं तरमीम के ऊपर भी आसिफ जरदारी साहब जो है कोई लचक का मुजाहरा करेंगे। जब हम आसिफ जरदारी कहते हैं तो बतौर सदर नहीं बल्कि बतौर पार्टी, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट इत्तेहादी जमात है, और इसलिए शायद अब आसिफ जरदारी साहब को 58(2)B की भी ज़रूरत नहीं है, मगर वो जैसे 2008 में वो बगैर उन अख्तियारात के भी पावरफुल थे। तो आप समझते हैं कि 18वीं तरमीम के ऊपर भी शायद कोई मामला तय हो जाए? तासुर था कि इस्टेब्लिशमेंट उसमें तब्दीली चाह रही है। 18वीं तरमीम के हवाले से वैसे जब जनरल बाजवा थे तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा बात ये सुनी जाती थी कि 18वीं तरमीम के हवाले से काफ़ी कुछ जो है वो बिहाइंड द सीन चल रहा है कि इस पे, लेकिन अब क्या पोजीशन है या क्या हो सकता है, मेरा ख्याल है कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। लेकिन अगर 2/3 मेजॉरिटी उनके पास आ जाती है और ये मखसूस नशिस्तें वापस नहीं होती, तो फिर मेरा ख्याल है सिनेरियो
तब्दील होता हमें नज़र आएगा कि जब चाहेंगे, जब जैसे चाहेंगे वो तरमीम तो ला सकेंगे, उनके पास अथॉरिटी तो आ जाएगी। और उसमें और भी जो इम्पॉर्टेंट पोस्टें हैं अदलिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे, उनके हवाले से भी खबरें हैं कि शायद उनकी कोई टेन्योर पोस्ट कर दी जाए या इस तरह की भी चीज़ें हैं। तो ये जी बिल्कुल, तो उस वक्त तो फिर या उनकी या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र ही बढ़ा दी जाए और हाई कोर्ट की भी जजों की बढ़ा दी जाए। बिल्कुल, बाद में जो होगा देखा इस तरह की मतलब बातें हो रही हैं, चल रही हैं कि क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी का मतलब तो फिर यही है। लेकिन इसमें मेरा ये ख्याल है कि एक बड़ा मुज़िका खेज़ किस्म का मामला होगा कि अगर ये अदालतों से मखसूस नशिस्तों वाले मामलात हल ना हों, जिस तरह इस तरह मतलब बंदरबांट कर दी गई है, ये तो बड़ा एक अजीब सा फिनोमेना बन जाएगा कि कल टेक्निकल बुनियादों पे आप पूरी एक पार्टी, अब देखें कि 70 मेरे ख्याल 70+ वो नशिस्तें हैं, मतलब मरकज़ पंजाब और KP में जो बनती हैं, जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे दी गई हैं। अब हाई कोर्ट्स में मामलात हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आएंगे। लेकिन अगर ये हल ना हुआ तो एक तरफ फॉर्म 45-47 वाला जो झगड़ा है कि फॉर्म 45, जिस तरह झगड़ा साहब कह रहे थे कि पहले ये होता था कि फॉर्म 45 मिल गया है तो हतमी हो गया, नहीं, अब वो भी ख़त्म हो गया कि आपके अगर 1 लाख का भी फ़र्क है तो वो भी निकल आया, और आगे मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी। तो ये चीज़ें इतना बड़ा डंड डालेंगी मेरे ख्याल में कि प्रेसिडेंट बनेगी कि आने वाले वक्त में तो बंदे कहेंगे ठीक है आप जो है वो सिस्टम के साथ बना लें, और आपकी बिल्कुल मसला ये होगा कि अगर 2/3 अक्सरियत से जजों की रिटायरमेंट एज बढ़ा दी गई तो फिर वो जजेस फैसला कैसे करेंगे मखसूस नशिस्तों पे, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो 2/3 अक्सरियत मिली और उसी 2/3 की वजह से आइन में तरमीम जो अभी कहा जा रहा है अभी हुई नहीं है। बहरहाल मंदोखेल साहब आपसे भी हम राय लेंगे इस हवाले से, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, क्या आपकी पार्टी तैयार है 18वीं तरमीम पे समझौते के लिए इस नई 2/3 अक्सरियत के इम्कानात के बाद? बिल्कुल हरगिज नहीं, किसी सूरत में नहीं है। जिस तरह एक मुतफ़क़ा तौर पे 18वीं तरमीम पास की गई है और छोटे सूबों को इख्तियारात दिए गए, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी इसके ऊपर समझौता करेगी। और चाहे जिसके भी मुआहदे आपस में हुए हैं, पीपल्स पार्टी के बगैर न कोई तरमीम हो सकती है, न कोई हुकूमत चल सकती है। तो ये आप ध्यान से निकाल दे कि पीपल पार्टी के बगैर नहीं, पीपल पार्टी के समेत मैं कह रहा हूँ। नहीं, पीपल्स पार्टी जब करेगी नहीं तो किसी और को कैसे करने देगी? ठीक, अगर करेगी तो पीपल्स पार्टी वोट करेगी ना, वोट करेगी तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारेगी ना पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी ने जिस तरह मेहनत से और जिस तरह एक मुख्तलिफ अदवार के मार्शल लॉ के सारे आइन का सत्यानाश करने के बाद उसको बेहतर तरीके से और खसूसी तौर पे सिंध बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा को इख्तियारात देने के हवाले से जो इक़दाम उठाए, मैं नहीं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इसके ऊपर एक जरा सा भी निचक दिखाएगी। बहरहाल जब दबाव आया था तो 19वीं तरमीम भी हो गई थी और जजों की तैनाती का तरीकाकार भी बदल गया था और 19वीं तरमीम आ गई थी। वो ब्लैकमेलिंग थी, वो इफ्तिखार चौधरी की ब्लैकमेलिंग और आप लोग ब्लैकमेल हो गए और आइंदा नहीं होंगे कभी भी, क्या गारंटी है? बिल मैंने पेश किया है, और ये भी सुन ले, PTI के दौर में ये बिल मैंने पेश किया है कि एक चपरासी की नौकरी के लिए तो आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू, जात, नस्ल, मिसाइल पूछते हो, हाई कोर्ट का जज डायरेक्ट क्यों लगाते हो? उसके बाद वो चीज चलता रहा, कमेटी में जाता रहा, और उसको फिर बिलावल साहब ने उस बात को दोहराई भी है कि वो जो 19वीं तरमीम थी वो हमने गलती किया, हमें नहीं करना चाहिए, और वो इफ्तिखार चौधरी ब्लैकमेलिंग थी, वो सब आपको पता है। बहरहाल आइंदा आप ब्लैकमेल नहीं होंगे, अब भी आपका ये दावा है। बहरहाल एनीवे, साकिब बशीर साहब, आज की एक और बड़ी डेवलपमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हरासा करने के हवाले से 2021 की आइनी दरख्वास्तों की समाअत थी, उसमें बाद में फिर दूसरे केसेस भी सामने आए। हमने देखा कि असद तूर पर घर में तशद्दुद का मामला था, अबसार आलम पर गोली चलने का मामला था। आज असद तूर तो जेल में थे, अबसार आलम आज अदालत पहुंच गए थे और चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने इस्लामाबाद पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल डॉक्टर अकबर नासिर की बड़े शदीद सरजनिश की, और मैंने कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं जो आज अदालत में हुआ। मगर बहरहाल इससे शायद IG साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो यही है कि जो इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्टें थी असद तूर के हवाले से, अबसार आलम के हवाले से और मेरे हवाले से जो मेरे साथ वाक़या हुआ था, उस पर चीफ जस्टिस ने अदम इत्मीनान का इज़हार किया, मुस्तरद कर दी हैं वो रिपोर्टें। बल्कि अटॉर्नी जनरल ने तो असद तूर के ख़िलाफ़ जो अब केस बनाया गया है
उसके हवाले से तो अटॉर्नी जनरल ने भी मान लिया है कि वो केस गलत था और दफ़ात गलत लगाई गई थी। अब वो मेरे ख्याल में आज या कल में वो इंशाल्लाह जेल से रिहा भी हो सकते हैं। तो आज की इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? जी, एक तो अटॉर्नी जनरल साहब ने भी 14 दिन के बाद ये माना कि ये केस गलत था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी 14 दिन के बाद ये कहा कि हमारा कंधा जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए, कि जो बंदूक है वो हमारे कंधे पर रख कर आप चला रहे हैं। दो अलग अलग मामले थे। एक तो आपका केस था कि अबसार आलम साहब और असद तूर जिन पर तशद्दुद हुआ था, आपको अगवा किया गया था। तीनों के हवाले से जो पुलिस की रिपोर्ट्स थी वो कुछ भी नहीं था उसमें, जियो फेंसिंग नहीं हुई आपकी, बल्कि आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी आज सुप्रीम कोर्ट में, और पुलिस जो बता रही थी नहीं वो एक गाड़ी थी, 2 गाड़ियाँ थी, CCTV नहीं था, मतलब अजीब सी। ये भी नहीं मालूम था कि गाड़ी एक थी या कितनी, हालांकि वीडियो में नजर गाड़ी एक थी। फिर उन्होंने कहा यूनिफॉर्म में कोई लोग थे, तो वो बार बार कोर्ट पूछ रही थी कि यूनिफॉर्म मतलब किन की यूनिफॉर्म, तो वो भी नहीं बता रहे थे वो। इसी तरह असद तूर के केस में भी यही पोजीशन थी, अबसार आलम साहब के केस में भी। फिर अबसार आलम और असद तूर के केस में उन्होंने कहा हमने किसी और केस में शेखुपुरा से कोई लोग पकड़े, तो वो उन्होंने इतराफ़ किया कि इन दोनों को तो हमने, इन दोनों की फाइलें भी बंद कर दें। इन दोनों में उन्होंने कहा कि इतराफ़ जुर्म कर लिया। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा फिर आप जो है वो मतीउल्लाह जान साहब के केस में भी फिर डाल देते उनको, इसी तरह फिर कर देते। ओवरऑल तीनों केसेस में कोई जो है वो तसल्ली बख्श 4 साल के बाद ये बड़ा अफसोसनाक है कि आपके केस में बिल्कुल जो CCTV कैमरे मौजूद थे, दिन दिहाड़े ये सारा कुछ हुआ, एक गाड़ियाँ नहीं थी, कई गाड़ियाँ थी, इसके बावजूद कोई उसका खुरा जो है वो आज तक नहीं मिला। अब 2 हफ्ते का टाइम दिया है इस्लामाबाद पुलिस को, तो मेरा ये ख्याल है कि देखते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस 4 सालों में कुछ नहीं किया, 2 हफ्तों में क्या करेगी। और असद तूर साहब जो है उनके केस में अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि 14 मार्च से पहले वो उसका कुछ करेंगे। ठीक है। तैमूर झगड़ा साहब, ये जितने भी केसेस का जिक्र आज हुआ, अबसार आलम का केस, असद तूर का केस, या मेरे साथ जो वाक़या हुआ, ये आपके माशाल्लाह लीडर जो पेशवा हैं इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान में हुआ। तो ये क्या वजह है कि हुकूमतें बदल जाती हैं, मगर जब सहाफ़ियों के साथ तहकीकात की बात आती है तो उसमें चाहे हुकूमत जिसकी भी हो कोई पेशरफ नहीं होती। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, इसकी वजह क्या है? जी, जो भी ये होता है ये ठीक नहीं होता, और ये जो आपने कहा ये तो यही पॉइंट करता है कि ये प्राइमरी जो एक्शन लेते हैं ये हुकूमतें नहीं लेती, ये जो है वो उसको इफ यू लाइक जो ओवरऑल गवर्नमेंट मशीनरी होती है, या जो हमारा गवर्नमेंट का इकोसिस्टम है, या जिसको हम स्टेट कहते हैं, ये हमारी रेड लाइंस है। और ये आप ये कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे इसमें बेचारे इमरान खान और बेचारे शहबाज शरीफ का कोई कसूर नहीं। देखिए, मैंने ये तो देखा है कि जहां पे 2-3 मरतबा मैंने देखा है जहां पे खान साहब को जो है वो पॉइंट आउट किया गया, उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन जहां पे खान साहब ने कहा कि मुझसे एक चीज करवाई गई है, वो तो बहुत सी चीजें उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कह दी। अब माजी को छोड़ दे मती साहब, एक तरफ हमने जो है वो जाना है, मेरे ख्याल में जहां पे अच्छा माजी की तफ्तीशें भी बंद कर दें, जो माजी की तफ्तीशें वो भी बंद कर दें, छोड़ दें। बता रहा हूँ, देखिए हमारे बिल्कुल भी नहीं, मैं तो आपके साथ भी सिंपथाइज कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि कहीं कहीं हमें अपनी पार्टी से हटकर या बढ़कर पोजीशंस लेनी पड़ेंगी, और इसी तरह जर्नलिस्ट्स को भी माजी जो है वो बुलाना पड़ेगा। ये तो कुछ भी जो है वो सही, असद तूर ने मुझे क्रिटिसाइज किया, लेकिन जो असद तूर के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। किसी सूरत अगर हम पिछले 10 महीनों में जो हमारे साथ हुआ है उससे ना सीखे और वो पर्सनल पोजीशंस और पार्टी पोजीशंस ना ले जो हमें लेनी चाहिए, तो फिर आई एम सॉरी पाकिस्तान इन्हीं साइकिल्स में जो है वो जाएगा। ठीक है, फिलहाल जो सिर्फ असद के साथ हो रहा है वो असद के साथ नहीं हो रहा। ये इमरान रियाज भी दूसरी बार जेल चला गया, फिर उसके अलावा देख लें कि इतनी सेंसिटिविटी आ गई कि हमने ट्विटर को बैन कर दिया। देखिए, अगर इशू हमारी पॉलिसीज में है जो हम एक मुल्क के तौर पे इंटरनली अप्लाई कर रहे हैं, या जो कल रिगिंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रही थी, जो अभी एविडेंस देख ले रिजल्ट्स का, तो उसके बाद अवाम को अपने वोट प्रोटेक्ट करने के एहतजाज का हक नहीं बनता। सही बात। ये तो हम ये कह रहे हैं कि हम अगर ये जो मरियम ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया था कि आई विल बी रूथलेस,
कि हम मतलब पहले जो है वो चोरी भी करें और उसके बाद फिर हम कहें कि हम बहरहाल किसी को ये कहने भी नहीं। पंजाब के अंडर ट्रेनिंग वज़ीर आला की रवायत तो आपके लीडर ने ही डाली थी ना, तो आप मरीम नवाज को भी थोड़ी ट्रेनिंग लेने दें। बट एनीवे, कादर मंदोखेल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। मंदोखेल साहब, आपके दौर में भी सलीम शहजाद सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनका वाक़या हुआ, और उस वक्त भी आपके भी बेचारे लीडर, हुकूमत आपकी कुछ नहीं कर सकी। तो आप बता सकते हैं कि कौन करता है ये कि हुकूमतें बदल जाती हैं लेकिन सहाफ़ियों के खिलाफ हमलों की कभी तफ्तीश मनतकी है जान तक नहीं पहुंचती, ये कौन करता है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में मुझे और आपसे ज्यादा पावरफुल इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठे हुए हैं, और वो जब अदालत में ये बात करते हैं कि मेरा कंधा इस्तेमाल किया गया, तो आप अपना कलम इस्तेमाल करिए और उसी वक्त असद तूर को बुला के और उसकी हथकड़ी खुलवाए और छुपा के FIA और पुलिस को, और साथ में शटअप कॉल भी दे दे कि आइंदा ऐसा की है तो उसके और वो आपको वो करनी पड़ेंगे, नुकसान उठाने पड़ेंगे। तो ये सारी बातें मैं नहीं समझ रहा हूँ कि अदालत के अंदर ये होना चाहिए। चीफ जस्टिस कहते हैं मेरा कंधा इस्तेमाल हुआ है। असद तूर एक जर्नलिस्ट है, उनको एक पूरा हक है उसका सोर्स का, और ये आप भी जानते हैं। और मैं पीपल्स पार्टी के बारे में कहूँ, पीपल्स पार्टी कभी भी न हमने कदम लगाया है मीडिया के ऊपर, और न कोई हमारे दौर में कोई सियासी लीडर जेल में था। 2008 से 18 की बात बता रहा हूँ आपको। और इस तरह की जो वाकयात होते हैं, और आज 18वीं जनरल ने भी ये कहा है कि ये केस सही नहीं था, तो आज आपको होश आ गया, आज आप बात कर रहे हो। तो मैं समझ रहा हूँ कि मुझे और आपसे ज्यादा, डिस्कशन से ज्यादा जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिए, वो एक कलम से इन सारी चीजों को जो ना वो क्लियर कर सकते थे और पाकिस्तान के अंदर एक प्रेसिडेंट कायम कर सकते थे कि आइंदा कभी किसी ने ऐसा किया तो मैं उसको बुला के और मैं इस तरह उसको आज़ाद कराऊंगा। मेरा ख्याल में ज्यादा बेहतर था। बहुत शुक्रिया कादर मंदोखेल साहब। आखिर में साकिब रशीद साहब, आप भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने इन तहफ़्फ़ुज़ात का ज़रूर इजहार किया कि आज़ादी राय ज़रूर है आर्टिकल 19 में, मगर वो गैर मशरूत नहीं है और इदारों को तबाह नहीं करना चाहिए और बग़ैर सबूत के जो है इदारों पर इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। मगर इसमें कोई शक नहीं कि तज्ज़िया होता है और वो एक ज़ाती राय होती है, और अगर उसको ज़ाती राय और तज्ज़िया के तौर पर ही पेश किया जाए तो बहुत सारी मुश्किलात हल हो सकती हैं। उसको ख़बर या इंकशाफ बना के पेश नहीं करना चाहिए। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।